एक फॉर्मूला जो पाकिस्तान को प्लेबिसाइट से जोड़ता था और एक सीक्रेट पैक्ट जो इंटरिम गवर्नमेंट में बराबरी देता था। लेकिन दोनों क्यों असफल रहे? राजगोपालाचारी का साहसिक प्लान और देसाई लियाकत की सीक्रेट डील, क्या ये भारत के बंटवारे को रोक सकते थे? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 22 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं सीआर फॉर्मूला एंड देसाई लियाकत पैक्ट। तो कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ सीआर फार्मूला। उसके बाद मेन प्रोविजंस देखेंगे हम सीआर फार्मूला के, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं इस टॉपिक पे। कांग्रेस जो है वो क्यों एग्री हुई थी, क्या ये पूरी तरीके से एग्री हुई थी या फिर बस कुछ लोग ही इसमें एग्री हुए थे, वो भी हम जानेंगे। जिन्ना ने क्यों रिजेक्ट किया सीआर फार्मूला को, वो हम समझेंगे। गांधी जी का क्या रोल था, वो हम जानेंगे। एंड फाइनल क्या रिजल्ट रहा सीआर फार्मूला का, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे देसाई लियाकत फार्मूला या देसाई लियाकत पैक्ट। इसका बैकग्राउंड देखेंगे, पर्पस देखेंगे, मेन प्रपोजल्स देखेंगे एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे। और फाइनली इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या ये एक्सेप्ट हो पाया था या नहीं। और अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जितने भी सीनियर लीडर्स थे ऑलमोस्ट सभी जेल में डाल दिए गए थे। कांग्रेस जो है वो किसी चीज पे नेगोशिएट नहीं कर पा रही थी, ना ही किसी पॉलिसी को वो ओपनली इन्फ्लुएंस कर पा रही थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीनियर लीडर्स वेयर बिहाइंड द बार। पाकिस्तान का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, यानी पाकिस्तान के क्रिएशन का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। मुस्लिम लीग जो है उसको पॉलिटिकल स्पेस मिल चुका है, बिकॉज कांग्रेस के जो मेन लीडर्स हैं वो जेल में बंद है। इसलिए मुस्लिम लीग के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था जिसका यूज मुस्लिम लीग ने किया। एंड मुस्लिम लीग जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट नहीं थी, जिसके वजह से वो अलग होके इन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। लीग ने अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड किया और स्पेशली पाकिस्तान के डिमांड को और ज्यादा फॉर्म किया। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच की जो दूरियां थी वो और ज्यादा बढ़ती गई। कोई नेगोशिएशन, कोई डायलॉग जो है वो नहीं हुआ ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड लीग जो है वो अपने पक्ष पर यानी पाकिस्तान पाने के लिए अपना स्टैंड जो है वो और ज्यादा हार्ड करती है और टू नेशन थ्योरी को वो और ज्यादा फॉर्म करती है। म्यूचुअल जो डिस्ट्रस्ट था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, यानी दोनों पार्टियों का एक दूसरे पे से विश्वास जो है वो और ज्यादा खत्म होता जा रहा था। फिर आता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला। किनके द्वारा लाया गया? तो सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा लाया गया, जिन्हें प्यार से सब लोग राजा जी कहते थे। ठीक है, ये कब लाया गया? मार्च 1944 में। और राजगोपालाचारी जी का जो ये प्रपोजल था, इसे सपोर्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। सो इस प्रपोजल में कौन सी बातें जो है वो कही गई थी? व्हाट वाज द मेन पर्पस? तो जो लड़ाई चल रही थी मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, उस लड़ाई को खत्म किया जा सके और पॉलिटिकल डेडलॉक जो हो चुका था उसे खत्म किया जा सके, उसके लिए ही ये प्रपोजल जो है वो लाया गया था सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा। और ये प्रपोजल में बात रखी गई कि सबसे पहले हमें ब्रिटिश रूल से छुटकारा पा लेना चाहिए, उसके बाद जो भी चीजें होंगी वो आपस में बैठ के हम लोग मामले को देख लेंगे। एक पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो पाना था। ये जो पाकिस्तान का डिमांड रखा जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो ये सी राजगोपालाचारी जी का फॉर्मूला था, वो एक पीसफुल सॉल्यूशन चाह रहा था कि बिना कोई खून खराबे के, बिना कोई पॉलिटिकल एजिटेशन के इन सारी चीजों को मैनेज कर लिया जाए। मेन प्रोविजंस क्या थे, यहां से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेन प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला गया कि हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंस पाना होगा और इस चीज के लिए मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है वो मिलके सबसे पहले भारत की आज़ादी का लक्ष्य रखेंगे, उसके बाद ही कोई और चीज के ऊपर जो है डिस्कशन करे तो ज़्यादा ठीक है। एंड साथ ही साथ कहा गया कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ मिलके टेम्पररी यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो बनाए और रूल को पहले स्टैब्लिश करे। देन दूसरा जो प्रोविजन था वो था प्लेबिसाइट का। कहा गया कि वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हो जाएगा तो हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? तो प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। मतलब जब जनता से किसी एक मुद्दे पे सवाल पूछा जाता है कि यह चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और जनता से वोट करवाया जाता है, तो उसको हम प्लेबिसाइट कहते हैं।
ठीक है, तो ये प्लेबिसाइड कब होना था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और ये कहाँ पे होना था? तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो हैं वहाँ पे प्लेबिसाइड करवा के पूछा जाएगा कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान क्रिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होना था? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहाँ के जो लोग हैं वो वोट डाल के डिसाइड करेंगे कि क्रिएशन ऑफ न्यू नेशन जो है वो होना चाहिए कि नहीं। और इस प्रपोजल में कहा गया कि जितने भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं वो सब वोट डालेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। बट यहीं पे बात जो है अटक जाती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग एंड स्पेशली जिन्ना जो है वो इस पॉइंट पे अड़ जाता है कि नहीं, प्लेबिसाइड जब होगा इन एरियाज में तो सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, नॉन मुस्लिम्स को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बट ये सोचने वाली बात है कि उस एरिया में जो नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, क्या उनका डिसीजन जो है वो मायने नहीं रखता है? भले ही वो उस एरिया में माइनॉरिटी थे, तो क्या उनका डिसीजन जो है वो मायने नहीं रखता है? तो क्या जो डिमांड मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना के द्वारा रखी गई, क्या वो पूरी तरीके से सही थी? क्या सिर्फ मुस्लिम्स लोगों से वोट डलवा के इस सवाल का जवाब पा लेना सही था? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठ जाता है। और इस प्लेबिसाइड के बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो लोग जो हैं वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या फिर दूसरी कंट्री जो है वो बनाना चाहते हैं। देन अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो ये था कि सबसे पहले ब्रिटिश रूल से हमें छुटकारा पा लेना है। और इन केस पार्टीशन अगर हो जाता है, यानी जो प्लेबिसाइड हुआ उसके अंदर जनता अगर ये डिसाइड कर लेती है कि दूसरा देश जो है वो क्रिएट होना है, तब उस केस में क्या होगा? तो इंडिया और जो नई कंट्री बनेगी वो मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। और अगेन यहाँ पे जिन्ना को प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो चाहे वो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, बट मेन पॉइंट क्या था इस सीआर फार्मूला का? कि सबसे पहले हमें ब्रिटिशर्स से पावर जो है वो ट्रांसफर करवा के अपने इंडियंस के हाथों में ले लेना है। कांग्रेस क्यों एग्री हुई? ठीक है, कांग्रेस जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी और सीआर फार्मूला जो है वो भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा था। सबसे पहला जो लक्ष्य था वो था ब्रिटिशर्स से कंट्रोल इंडियंस के हाथ में ले आना। इसलिए कांग्रेस जो है वो यहाँ पे एग्री हो जाती है। कांग्रेस जो है यूनिटी एंड फ्रीडम के नाम पे कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो जाती है, भले ही कांग्रेस को टू नेशन थ्योरी जो है वो पसंद नहीं था। और हमें ये याद रखना होगा कि कांग्रेस पार्टी में जितने लोग थे उन सब लोगों को सीआर फॉर्मूला जो है वो एक्सेप्टेड नहीं था। बट क्योंकि गांधी जी के द्वारा ये बैक किया जा रहा था, इसीलिए कुछ जो लोग थे वो कांग्रेस के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। जिन्ना ने इस ऑफर का क्या किया? तो जिन्ना ने इस ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जिन्ना का ये कहना था कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक सेपरेट नेशन है। उसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि बस पाकिस्तान का क्रिएशन होना चाहिए, हम एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये उसके जहन में बात बैठ गई थी और उसी चीज़ को कैसे भी करके वो पूरा करवाना चाहता था। इसलिए उसने डिमांड किया कि सिर्फ मुस्लिम लोग जो हैं वही वोट डालेंगे प्लेबिसाइड में, यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ये जिन्ना के द्वारा कह दिया गया। देन जिन्ना जो है ज्वाइंट डिफेंस को भी रिजेक्ट कर देता है और कॉमन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो शामिल नहीं होना चाहता है। बस उसका एक ही डिमांड था कि कैसे भी करके नया नेशन जो है वो क्रिएट कर लिया जाए और वो वहां का भगवान बन के रहे। ठीक है, जिन्ना ने कहा कि राजगोपालाचारी जी ने जो ये फॉर्मूला दिया है उसने पूरी तरीके से चेंज कर दिया लाहौर रेजुलेशन के मुद्दे को। गांधी जी का क्या रोल था? तो गांधी जी ने बैक किया राजा जी को और लाहौर रेजुलेशन जो है उसे पूरी तरीके से वेग घोषित किया गया। गांधी जी ने कहा कि ये लाहौर रेजुलेशन ला के जो पाकिस्तान की डिमांड की जा रही है ये पूरी तरीके से फालतू है, बकवास है, एंड सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा जो फार्मूला लाया गया है ये कंक्रीट शेप देगा इंडियन फ्रीडम को, इंडियन यूनिटी को। एंड इसी को बेसिस बना के गांधी जी जो हैं वो 27 लेटर एंड 14 दिन का टॉक जो है वो रखते हैं जिन्ना के साथ। गांधी जी कह रहे थे कि सीआर फार्मूला को एक्सेप्ट कर लो, बट जिन्ना कह रहा है कि नहीं,
सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करने चाहिए जब प्लेबिसाइट होगा तब, और कोई कॉमन सेंटर मैं शेयर नहीं करूंगा, मुस्लिम लीग शेयर नहीं करेगी, ये जिन्ना का कहना था। और जिन्ना बस एक बात पे अटका था कि पहले पार्टीशन करवा लो फिर इंडिपेंडेंस की हम बात करेंगे, क्योंकि उसको इंडियन लीडर्स पे, बेसिकली कांग्रेस के लीडर्स पे भरोसा नहीं था और कैसे भी करके वो देश के टुकड़े पहले करवाना चाहता था, भले ही बाद में आज़ादी मिले या ना मिले उससे उसको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के तलवे चाटने में लगा हुआ था। रिजल्ट क्या हुआ कि कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पाया। ये सी राजगोपालाचारी जी का द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया ये फेल हो चुका था एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में जो दूरियां थी वो दूरियां वैसे ही रही, कोई चेंज जो है वो नहीं आता है। सो पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ने की एक और कोशिश हुई 1945 में। किनके द्वारा? तो भूलाभाई देसाई जो कांग्रेस की तरफ से थे एंड लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग की तरफ से था। इन दोनों ने मिल के एक पैक्ट जो है वो साइन किया और उसके द्वारा कोशिश किया कि जो कंस्टिट्यूशनल डेडलॉक है उसको तोड़ा जा सके। सो मेन प्रपोजल क्या था? तो प्रपोजल ये था कि जो कंस्टिट्यूशनल डेडलॉक है उसको तोड़ा जाए। कैसे? तो बाय फॉर्मिंग ए ज्वाइंट इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देसाई लियाकत जो पैक्ट है उसका मेन सेंटर क्या था? तो मेन सेंटर था ज्वाइंट इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाया जाए सेंटर में। और इस पैक्ट ने प्रपोज किया कि इक्वल मेंबर्स जो हैं वो लिए जाएंगे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग की तरफ से, माइनॉरिटीज को 20% जो है रिजर्व सीट दिया जाएगा और कमांडर एंड चीफ जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट का मेंबर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद कीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में इन्हीं को ऑप्शंस बना के दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके, सो सिग्निफिकेंस क्या था इस पैक्ट का? तो इस पैक्ट का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये था कि इसने एक्सेप्ट किया पैरिटी को, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये बोला गया कि 20% सीट्स जो है वो हम रिजर्व दे देंगे और बाकी जितना सीट बचेगा उसमें से कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है वो 50-50 कर लेगी। और ये जो 50-50 का रिप्रेजेंटेशन का बात था यही वॉवेल प्लान के द्वारा यूज किया गया और आगे कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा भी यूज किया गया। क्यों? ताकि बैलेंस जो है वो बनाया जा सके हिंदू एंड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन में और ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक है इसको कैसे भी करके तोड़ा जा सके। तो रिजल्ट क्या रहा इस पैक्ट का? तो ये पैक्ट जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये पैक्ट जो है वो सीक्रेट तरीके से साइन किया जा रहा था दोनों लीडर्स के बीच में। मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान एंड कांग्रेस की तरफ से भूलाभाई देसाई, इनको कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं मिली थी इस एक्ट के लिए और वो पर्सनल लेवल पे इन चीज़ों को कर रहे थे। और जैसे ये खबर लीक हो जाती है मीडिया में तो पॉलिटिकली हलचल जो है मच जाती है और मेजर एम्बैरेसमेंट जो है वो होता है दोनों साइड को। लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के तरफ से थे तो वो नेगोशिएट करते पाए गए जिन्ना के अप्रूवल, जिन्ना के परमिशन के बिना, जिसके वजह से ये प्रतीत हुआ कि जो लियाकत अली खान है वो डिसलॉयल है जिन्ना के प्रति, मुस्लिम लीग के प्रति। एंड मुस्लिम लीग जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है अगर ये पैक्ट साइन हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है तो, क्योंकि जिन्ना डिमांड कर रहा है सेपरेट नेशन का, पाकिस्तान का, बट यहाँ पे जो लियाकत अली खान है वो 50-50 के शेयर में एग्री कर रहे हैं। तो यहां से ये प्रतीत होता है कि मुस्लिम लीग जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो गई है। कांग्रेस जो है वो खुद कंफ्यूज थी और आपस में डिवाइडेड थी और भूलाभाई देसाई जो है वो विदाउट हैविंग एनी ऑथराइजेशन वो ये चीज जो है वो कर रहे थे, जिसके वजह से एम्बैरेसमेंट जो है होता है। जिन्ना ने इस पैक्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया और रीअफर्म किया कि टू नेशन थ्योरी ही मेन मुद्दा है मुस्लिम लीग का और जो मुस्लिम लीग है उसके ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो और अच्छे से बनाने की कोशिश करता है और पार्टी गाइडलाइन को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सीआर फॉर्मूला भी फेल हो जाता है और देसाई लियाकत पैक्ट जो है वो भी फेल हो जाता है। सो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इंक्लूडेड इन राजगोपालाचारी फॉर्मूला, यानी सीआर फॉर्मूला में दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड थी। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है
पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट प्लेबिसाइट इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। क्या सीआर फॉर्मूला में कहा गया था कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में प्लेबिसाइट करवाएंगे? तो जी हाँ। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इमीडिएट पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या सीआर फॉर्मूला में ये बात कही गई थी कि इंडिया का इमीडिएट पार्टीशन हो जाना चाहिए? तो जी नहीं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है फुल ट्रांसफर ऑफ पावर बाय ब्रिटेन टू इंडियंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है। तो अब हमें करेक्ट आंसर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो जहां भी सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वहां पे हम काट लेते हैं, तो अपने को आंसर मिल जाता है ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। आई होप कि ये पॉइंट जो है आपको समझ में आया हो। सेकेंड क्वेश्चन, देसाई लियाकत टॉक्स वेयर रिलेटेड टू। देसाई लियाकत टॉक जो है वो किस चीज से रिलेटेड था? क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड था? तो जी नहीं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? तो जी हाँ। देन क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड था? नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड था? तो नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देसाई लियाकत पैक्ट जो है वो मेनली इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड था, क्योंकि 50-50 शेयर की बात की गई थी, सीट्स के शेयर की। ठीक है, so third question, under the Desai-Liaquat formula, the principle of parity was applied between, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जो बात की गई थी, जो 50-50 शेयर की बात की गई थी, वो किन के बीच में होना था? क्या हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में होना था? क्या ब्रिटिश एंड इंडियंस के बीच में होना था? क्या कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में होना था? या प्रोविंसेस एंड प्रिंसेस स्टेट्स के बीच में होना था? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में पैरिटी की बात जो है की गई थी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स की बात की गई थी। आप प्रेशर में आके जल्दीबाजी में हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में ये पैरिटी था, ये लाया गया था, इसको टिक करके मत आइएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल बी कैचिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो with the Wawel Plan and Shimla Conference of 1945. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Jai Hind.